नमस्कार। इस वीडियो में हम भारत माँ के दो ऐसे वीर सुपुत्रों के संबंधों पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। दोनों ही भारत को सेक्युलरिज्म और सांप्रदायिक सद्भाव की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आज हम जानेंगे किस तरह से ये अपने जीवन में और मृत्युपरांत भी कभी पास कभी दूर रहते हुए भी अपनी मित्रता निभाते थे। इस वीडियो की स्क्रिप्ट ट्विटर के मनीष सिंह @rebornmanish की लिखी हुई है। शीर्षक है याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। लाइन फिल्मी जरूर है, मगर सुभाष और नेहरू का अफसाना किसी फिल्मी कथा से कम नहीं। ये दो युवा, दो जुदा शख्सियतें जिनकी राहें भी जिंदगी अलग कर गई, मगर अंतिम सांस तक वह मित्र भाव, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और मोहब्बत बनी रही। गांधी युग की शुरुआत होते ही कांग्रेस में मुंबई और हिंदूवादी लॉबी का पराभव हुआ। ये सेक्युलर युग का आगाज था। असंतुष्टों ने उन्होंने अपने अपने ठिये खोज लिए। कोई लीग में भागा, कोई हिंदू महासभा में। तो गांधी ने देश भर से नेतृत्व को उभारना शुरू किया। उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, दीगर प्रदेशों से नए नए लीडर कांग्रेस में जुड़ने लगे। अब तक एलीट वकीलों का बयानवीर क्लब रही कांग्रेस की जड़ें देश भर में फैली। इस क्रम में दो लड़के गांधी की टीम में आए। बंगाल से चित्तरंजन दास का एक चेला था। बाप की खुशी के लिए ICS पास की, अपनी खुशी के लिए ज्वाइन करने से मना कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ा। वो सुभाष नेशनल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। दूसरा इलाहाबाद के वकील मोतीलाल का लड़का, ब्रिटेन से बैरिस्ट्री करके आया था, मगर गांधी का भक्त था। इस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस कांग्रेस कमेटी का स्टेट सेक्रेटरी था। दोनों का स्वभाव अलग। जवाहर नर्म, शांतचित्त, ओपन माइंडेड। सुभाष जरा गर्म, जहीन, वाद विवाद पसंद करने वाले। समानताएं भी थी। दोनों बड़े परिवारों से थे। दोनों अंग्रेजी दां, दोनों कैम्ब्रिज में पढ़े और अच्छे करियर के ऑप्शन त्याग कर आंदोलन ज्वाइन किया था। दोनों दुनिया में चल रही गतिविधियों से वाकिफ थे। दोनों की सोच समाजवादी थी। दोनों पढ़ाकू थे। दोनों गांधी से प्रेरणा लेते थे। कांग्रेस होम रूल की जगह पूर्ण स्वराज की तरफ झुक रही थी। तो चैलेंज आया कि भारतीयों की औकात नहीं कि अपना संविधान तक लिख सकें। तो मोतीलाल नेहरू को जुम्मा मिला संविधान का ड्राफ्ट लिखने का। सुभाष और जवाहर उनके सचिव हुए। नेहरू रिपोर्ट आई। जाहिर है इसमें दोनों लड़कों के व्यूज और सहमति रही थी। ध्यान रहे कि सन 47 के बाद जिन दस्तावेजों की रोशनी में भारत का संविधान लिखा गया, उसमें नेहरू रिपोर्ट भी प्रमुख थी। 1921 से 30 का वह दौर बड़े लीडर्स का था। ये दोनों बैकरूम सपोर्ट में शामिल होते, पर वक्त के साथ दोनों का कद बढ़ता गया। सुभाष को मौका मिला, 1927 में कांग्रेस महासचिव हुए। जवाहर को मौका मिला अध्यक्ष होने का। 1929 और 30 में अध्यक्षी के साथ ही जेल की सौगात भी आई। दौर सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। नेहरू जेल से छूटकर घर आते हुए रास्ते में धरने प्रदर्शन में शामिल हो जाते और वापस जेल पहुंच जाते। सुभाष को भी जेल हुई तो उन्होंने देश से बाहर जाना स्वीकार किया। आने वाले 8 साल जवाहर का सबसे बुरा वक्त था, जो ज्यादातर जेल में गुजरा। पिता, माँ और पत्नी की मृत्यु हुई। परिवार के नाम पर एक पुत्री बची थी और पास बचे थे बापू। दोनों का रिश्ता प्रगाढ़ हुआ। इतना प्रगाढ़ हुआ कि 1932 में ही गांधी ने देश को कहा था, मेरे बाद मेरी भाषा जवाहर बोलेगा। उधर सुभाष यूरोप में दूसरी भाषा सीख रहे थे। ये मुसोलिनी और हिटलर की चमक का दौर था, उनकी धमक का दौर था। दुनिया उन्हें एक नए चमत्कार की तरह आश्चर्य और सम्मान से देख रही थी। ये सब सुभाष की आंखों के आगे घट रहा था। सुभाष 3 बार मुसोलिनी से मिले, अपनी किताब भेंट की, इटली के फासिस्ट मॉन्यूमेंट देखे, यूरोप में भटकते रहे, एमिली से प्रेम और विवाह किया। तभी जेल में पड़े दोस्त की बीवी कमला सख्त बीमार हुई। इंदिरा के बाद एक पुत्र की मृत्यु एक गर्भपात के बाद कमजोर और बीमार रहती थी। उन्हें इलाज के लिए यूरोप भेजा गया, जहां मौजूद सुभाष कमला को वियना से प्राग लेकर गए। उन्हें सेनेटोरियम में भर्ती कराया, इंदिरा को स्कूल में। मगर हालत सुधरी नहीं। नेहरू को जेल से शर्तों के तहत छुट्टी दी गई। बीवी के पास पहुंचे तो अंत करीब था।
अंतिम संस्कार कर नेहरू को जेल लौटना था। रास्ते में विमान रोम में ठहरा। मुसोलिनी ने खबर भिजवाई, मिलना चाहते थे। भला मिलने में क्या बुराई। गोलमेज से लौटते भी गांधी ने मुसोलिनी से सौजन्य भेंट स्वीकार की थी। मगर जवाहर अलग थे। मैं आपकी विचारधारा से असहमत हूँ, क्षमा चाहता हूँ। नेहरू वापस आए, कांग्रेस में डूब गए। 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके थे। प्रोविंशियल इलेक्शन में सुभाष और नेहरू ही वोट मांगने वाला चेहरा थे। इस जोड़ी ने कांग्रेस को देश भर में जीत दिलाई। जनवरी 1938 में सुभाष फिर यूरोप में थे। लंदन में गांधी की चिट्ठी मिली। लिखा था, तुम्हें कांग्रेस के 51वें हरिपुरा अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया है। लौटो, अध्यक्ष बनो। सर्वसहमति से सुभाष 51वें अध्यक्ष बने। समारोह भव्य था। 51 द्वार, 51 बैलगाड़ियां, राज्याभिषेक ही मानिए, और राजमुकुट सौंपा जवाहरलाल ने। आखिर पिछले 2 सालों से वही अध्यक्ष थे। जाहिर है सुभाष को अध्यक्ष बनाने में उन्हीं की भूमिका थी। अध्यक्ष सुभाष ने कई निर्णय लिए। ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट निर्णय होते थे। सीनियर सशंकित थे, सुभाष बेपरवाह। स्टालिन ने रूस में 5 वर्षीय योजनाओं से विकास का मॉडल बनाया था। कांग्रेस राज्यों में सत्ता में थी तो सुभाष एक प्लानिंग कमेटी बनाई। उसके अध्यक्ष जवाहर और कौन। यही ब्लूप्रिंट पीएम नेहरू के बाद के प्लानिंग कमीशन का आधार हुआ। सुभाष अध्यक्ष जरा दूसरे किस्म के थे। तेज, चपल, सपाट बोलने वाले सीनियर लीडर्स दरकिनार किए। सुभाष समर्थकों का नया गुट उभरा। ये फॉरवर्ड ब्लॉक वस्तुतः सुभाष की ब्रिगेड थी। ये तेवर किसी को पसंद ना आए। सरदार पटेल बगावत का झंडा उठाए रहे। उनकी सुभाष से पुरानी अदावत थी, पर जैसे तैसे साल निकाला गया। अगले साल सुभाष रिपीट होना चाहते थे, सहमति न बनी। त्रिपुरी अधिवेशन में इलेक्शन की नौबत आई। फॉरवर्ड ब्लॉक की वजह से सुभाष जीत गए। माला पहने सुभाष के संग नेहरू खड़े थे, मगर गांधी नहीं। विजयी सुभाष ने 15 लोगों की कार्य समिति बनाई, मगर शरत जो उनके बड़े भाई थे और नेहरू को छोड़कर सबने इस्तीफा दे दिया। सुभाष अकेले पड़ गए। गांधी से बीच बचावल अनुरोध किया, पर गांधी भी पीछे हट गए। 4 माह की खींचतान के बाद सुभाष ने इस्तीफा भेज दिया। आगे एआईसीसी की कलकत्ता मीटिंग थी। नेहरू सुभाष के घर पर ही रुके थे। उन्होंने सुभाष से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया। बड़े भाई शरद चंद्र सहित पूरा बोस परिवार अड़ा था। उल्टे नेहरू से ही अपेक्षा थी कि वे सुभाष के साथ लामबंद हों, इस्तीफा दें। नेहरू सब कुछ कर सकते थे, पर कांग्रेस और गांधी के खिलाफ नहीं जा सकते थे। सुभाष का इस्तीफा मंजूर हुआ। उन्होंने नए विकल्प तलाशे। सावरकर से मिले, जोगेंद्र मंडल, जिन्ना वगैरह से भी, मगर ये लोग कुछ जचे नहीं। उन्होंने कुछ अलग सोचना था। बड़े भाई शरद चंद्र बोस ने लीग और महासभा से हाथ मिला लिया। फजलुल हक की बंगाल सरकार में उनकी शपथ तय हो गई कि एक रात पहले अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। छोटे भाई सुभाष के जर्मनी पहुंच जाने की खबर आम हो गई थी। इस गिरफ्तारी ने परिवार को मुस्लिम लीग से हाथ मिलाने के कलंक से बचा लिया। सुभाष गांधी से निराश हो हिटलर तक पहुंच गए, मगर गांधी पर उनकी श्रद्धा कम न हुई। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, सुभाष ने जर्मन रेडियो पर इसे गांधी का अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा, शुभकामनाएं दी। आज़ाद हिंद फौज की एक ब्रिगेड गांधी के नाम से बनी और दूसरी वह नेहरू के नाम पर। जब जापान के साथ मिलकर ब्रिटिश पर हमला शुरू किया, रेडियो पर ऐतिहासिक संदेश में सुभाष ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा। जी हाँ, गांधी का यह नाम उन्होंने ही दिया है और उनकी ब्लेसिंग चाहिए। समय बदला। यूरोप में एमिली अकेली हो गई थी। एक बेटी भी थी, अनीता। नेहरू प्रधानमंत्री हो चुके थे। उनकी अनुपस्थिति में कभी सुभाष ने उनके परिवार का ख्याल रखा था। अब बारी जवाहर की थी। नेहरू ने एक ट्रस्ट फंड बनाया जिसमें एमिली के लिए 2 लाख रुपए रखे गए। ट्रस्ट फंड यानी बेनिफिशियरी ब्याज को स्वेच्छा से यूज करेगा। इसके साथ अनीता के लिए एक और ट्रस्ट बना जिसमें कांग्रेस की ओर से मासिक 500 रुपये दिए जाते। याद रहे, तब सोना 90 रुपये तोला था। 1961 की सर्दियों में सुभाष की बेटी अनीता पहली बार भारत आई। वो प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 3 मूर्ति भवन में रुकी। नेहरू की बेटी ने उनका ख्याल रखा। कमला के साथ जाकर जब सुभाष प्राग में उन्हें सेनेटोरियम में दाखिल करा रहे थे, किशोर व इंदिरा को भी स्थानीय स्कूल में दाखिल करवाया था। यानी कुछ कर्ज इंदिरा पर भी था।
ये सारी जानकारी लिखित में मौजूद है, अलग अलग लेखकों और संस्मरणों में है, सरकारी फाइलों में है। जो फाइलें खोली गई बड़ी उत्सुकता से कि उनमें नेहरू सुभाष की दुश्मनी के किस्से निकलेंगे। व्हाट्सएप पर फेक की जगह असली दस्तावेज तैयारे जा सकेंगे। उनसे ट्रस्ट फॉर्मेशन, सुभाष के गुप्त विवाह, परिवार, उसकी फाइनेंशियल हेल्प के किस्से निकले। खींचकर फाइलें वापस रद्दी में डाल दी गई। 70 सालों से कहे जा रहे झूठ औंधे मुंह गिरे। नकली फोटो, नकली पत्र, नकली किस्से तार तार होते गए। रह गया तो सच, जिसमें दो दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया, इज्जत दिया, दोस्ती निभाई, जिम्मेदारियां भी, जीते जी भी और जिंदगी के बाद भी। इस अफसाने को याद रखा जाना चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, इस वीडियो की स्क्रिप्ट मनीष सिंह के लेखों से ली गई है। आप इतिहास पर या सामयिक विषयों पर उनके बेहतरीन आलेख पढ़ना चाहते हैं तो ट्विटर पर रिबॉर्न मनीष को फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।